वो 10 किलो में आगे रख के 110 किलो भी तो बना सकता है। एकदम प्रो बनिया वाली बात हो गई। तो सर ने बोला क्वाइंस लगाओ ना, क्वाइंस का मतलब भैया देखो सट्टा मत खेलना। तो यहाँ पे मस्ती के साथ आप बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। देखो सर ने जितनी इन्फॉर्मेशन दे दी इतना तो अपने को नहीं पता। सिंपल कॉमन सेंस क्वेश्चन बच्चों, मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर रहा हूँ। हमारे इंग्लिश में तो यही बोलते हैं ना 365, हाँ 365 प्लस 6 आवर्स अलग से। तो सर ये सही है गलत आप बताएं थोड़ा। हाँ ये रहा ये रहा ये रहा सर। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुशल आनंद और मैं संदीप के सरवानी आप सभी का नॉलेज फाइट में स्वागत करते हैं। आप लोग बहुत दिनों से इसका इंतजार कर रहे थे ना, फाइनली वो घड़ी आ गई है। आपको आज ये फिगर आउट करना है कि इंग्लिश जीतता है या फिर रीजनिंग। सो फाइनली यहां पर ये जो नॉलेज फाइट है दो सब्जेक्ट्स के बीच में, इंग्लिश और रीजनिंग की, आज आप सभी लोगों को ये पता चलने वाला है कि इंग्लिश और रीजनिंग में जो टक्कर होने वाली है, इस टक्कर के बाद कौन होने वाला है विनर। सो बाय द वे विनर कोई भी हो, एक बार बच्चों से कमेंट में जान लेते हैं कि आखिर बच्चे क्या चाहते हैं या बच्चे क्या सोचते हैं कि आज के विनर कौन होंगे। सर ये आपने बहुत सही बात बोली है। प्रेडिक्शन करो, मतलब वो लगाते हैं ना, क्या कहते हैं सर, कॉइंस लगाओ, कौन जीतेगा गेस करो। और बिलीव मी स्क्रिप्टेड नहीं है। एग्जैक्टली ठीक है। जो सर ने बोला क्वाइंस लगाओ ना, क्वाइंस का मतलब भैया देखो सट्टा मत खेलना। पता चले कि हमारी तरफ से 10,000 लगाओ रीजनिंग वाले सर जीतेंगे, हमारी तरफ से 20,000 लगाओ इंग्लिश वाले सर, तो पता चले यहाँ पे पीडब्ल्यू में सट्टाबाजी शुरू हो गई टीचर्स के ऊपर। बाय द वे ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं और वो सारी बातें करेंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इंग्लिश के, कुछ क्वेश्चंस मेरी तरफ से है, कुछ सर की तरफ से है। और आज की क्लास का पूरा पैटर्न एक बार बच्चों को समझा देते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इंग्लिश के 10 सवाल और रीजनिंग के 10 सवाल, यानी टोटल 20 सवाल लेकर हम लोग यहां पर कनेक्ट हुए हैं। राइट, ये 20 सवाल में 10 सवाल जो मेरे हैं वो सर ने नहीं देखे, जो सर के हैं वो मैंने नहीं देखे। यानी आज के इन 20 सवालों को आप लोग खुद भी, आपको भी सीखने को मिलेगा और यहां पर हमें दूसरे सब्जेक्ट का भी एक्सपीरियंस होने वाला है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक सवाल पहले जैसे मेरा आएगा इंग्लिश का, तो उसके बाद दूसरा सवाल रीजनिंग का होगा, तीसरा सवाल इंग्लिश का, चौथा सवाल रीजनिंग का, एंड इसी पैटर्न पे हम लोग पूरे 20 सवाल करने वाले हैं। आप काउंट करते रहिएगा कितना नंबर किन की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या कहेंगे सर? स्कोर आप लोग कमेंट सेक्शन में लगातार बताते रहे हमें। और एक फायदे की बात यह है, आपको इस सेशन में नो डाउट बहुत मजा आएगा, लेकिन यह सेशन सिर्फ मजा के लिए नहीं है। जो भी सवाल मैंने या सर ने लेके आए एक दूसरे के लिए, लिटरली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी परीक्षा में पूछे हुए हैं। तो यहां पे मस्ती के साथ आप बहुत कुछ सीखने भी वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली सर। सो सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश का सवाल लगाया हुआ सर। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, सबसे पहला सवाल ये आया हुआ है। जब हम लोगों का प्रोमो रिलीज हुआ था तो उस पर्टिकुलर प्रोमो में मैंने एक सवाल आपसे पूछा था इंग्लिश का, और सर उस सवाल का आंसर देने में थोड़ा सा फंस गए थे। अब देखते हैं, प्रोमो रिलीज हुए तो काफी टाइम हो गया, सर ने उस सवाल का आंसर निकाल लिया है या नहीं। तो सर आपके सामने ये जो सवाल है कि डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, वो इंसान जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे कि ईश्वर होता ही नहीं है, उस इंसान को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, उस डाउटफुल जो है गॉड के एग्जिस्टेंस पर, उसको क्या कहेंगे सर एक वर्ड में? सर इतनी तो होमवर्क करके मैं आया हूं। इससे पहले जो प्रोमो आप लोगों ने देखा है, सर ने ये पूछा था वह व्यक्ति जो भगवान को नहीं मानता है, आपने यही पूछा था ना सर, वो एथीस्ट होता है, मैंने सीखा। बट उससे रिलेटेड चीज ये था कि डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब वो व्यक्ति जो ये मानता है कि भगवान है या नहीं है। मतलब वो सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि मतलब वो व्यक्ति कहता है कि ना भगवान है ही नहीं, उसको क्या कहते हैं? जिसको डाउट है, जिसको पता नहीं कि भगवान है या नहीं है, कभी लगता है नहीं है भगवान। जैसे सर ओ माय गॉड मूवी देखी है बच्चों लोगों ने, सो बिल्कुल ओ माय गॉड मूवी में परेश रावल का जो रोल था वो अथीस्ट नहीं था, वो क्या था, वो मेरा सवाल था। तो बता दीजिए। मिलता जुलता है, एग्नोटिज्म, मेरी प्रोनाउंसिएशन आगे एग्नोस्टिसिज्म, हाँ बस वही ऑप्शन से मैं तुक्का मार लेता है वैसे, ऑप्शन से। तो देखो, ऑप्शन आपके परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और होमवर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस दिन जो सर ने मेरे से सवाल पूछा था ना, मैं फंसा था।
तो उसके दायरे में जो चीजें आई ना कहीं मुझे ये मिला। मैंने थोड़ा किताब पलटा, एक किताब आती है ना एमबी पब्लिकेशन की, सर ने मुझे बताई थी, अजय कुमार सिंह की, मैंने वो देखा, ये मिला, बट वही वाली बात है, प्रोनाउंसिएशन अब सर जैसी मेरी तो हो नहीं सकती है, बट ठीक है 50-50 मैं सही में जा सकता हूं। बिल्कुल। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपके सामने है एग्नोस्टिसिज्म, एक काफी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, इसको याद कर लीजिए। मिसेस पेल्ट में भी ये वर्ड पूछा जा चुका है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जा गया है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्नोस्टिसिज्म, जो ईश्वर के अस्तित्व पर शंका करे। अथीस्ट, जो आपने प्रोमो में देखा था, जो ईश्वर पर यकीन नहीं करता। ईश्वर है, वो ये मानता है कि ईश्वर है, लेकिन मैं यकीन नहीं करूंगा, क्यों, क्या पता वो भगवान से किसी बात पे नाराज है, तो वो अथीस्ट हो गया। और थीस्ट उसे कहते हैं जो ईश्वर पे यकीन करता है, जैसे कि हम और आप। अब सर बारी आती है रीजनिंग के सवाल की, आप बताएं सर। सर तैयार हो जाइएगा। विच कैलेंडर वॉज यूज्ड इन एंटायर वर्ल्ड बिफोर ग्रिगोरियन कैलेंडर? ग्रिगोरियन कैलेंडर से पहले पूरी दुनिया में किस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था? ओके, सो जहां तक रीजनिंग का थोड़ा बहुत आइडिया मुझे है, बहुत ज्यादा तो नहीं सर, आपके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। अभी करंट का जो कैलेंडर यूज किया जा रहा है उसको ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, राइट? और सवाल है कि विच कैलेंडर वाज यूज्ड इन द एंटायर वर्ल्ड बिफोर ग्रिगोरियन, यानी जो आजकल चल रहा है उसके पहले का कैलेंडर कौन सा यूज किया जाता है? सो ऑप्शंस है माया कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर। शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, तो क्या ये जूलियन कैलेंडर है क्या? कुछ इस तरीके से करके हमने कहीं पर इसका देखा था, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा रहे थे तो उसमें जूलियन कैलेंडर शायद ये क्वेश्चन था। सही है सर, क्या बताएं, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वैसे देखो सर ने कितना शार्पली इसको अटेम्प्ट किया कि विच कैलेंडर वाज यूज्ड इन एंटायर वर्ल्ड बिफोर ग्रिगोरियन। बिफोर ग्रिगोरियन मतलब सर अभी समझ गए कि अभी ग्रिगोरियन यूज होता है, इससे पहले जूलियन कैलेंडर यूज होता था। रोमन किंग थे एक जूलियस सीजर, उनके नाम पे ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत 1582 से हुई, 1582। और इससे पहले आप 1582 से पहले आप जूलियन कैलेंडर यूज करते थे। एक और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ग्रिगोरियन कैलेंडर को बनाने में 6 साल लगे थे। हेनरी ग्रिगोरी नाम था, एक चर्च के पॉप थे, वो पादरी। ठीक है, ठीक है। तो फाइनली देखो सर ने जितनी इंफॉर्मेशन दे दी इतना तो अपने को नहीं पता। हमने कोई कभी ये क्वेश्चन पढ़ा रहा होगा और उसमें बस हाँ देखा और ऑप्शन देखकर, आंसर देखकर कहीं तरीके से याद कर रखा था, ये था। बाकी ये सब तो मेरे दिमाग में 1% भी नहीं था, आसपास भी नहीं था। ओके, सो अभी तक हम लोगों का दोनों का 1 by 1, मतलब 1:1 है। कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बच्चों लिख दीजिए, अभी तक दोनों इक्वल चल रहे, बाकी आगे देखते क्या होता है। ओके सर, इंग्लिश का अगला सवाल आपके लिए। ओके, सो क्वेश्चन है आपके सामने सर, 2 सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस नंबर 1 एंड सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस 1 है कि अ किड इज गोइंग टू स्कूल और सेंटेंस 2 है अ किड इज गोइंग टू द स्कूल। दोनों में केवल व केवल इस आर्टिकल द का डिफरेंस है। अब मेरा सवाल यह है सर कि इन दोनों में कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? मैं फर्स्ट के साथ जाऊंगा, अ किड इज गोइंग टू स्कूल। अब आप पूछोगे रीजन बताओ, तो ईमानदारी से मैं रीजन ये बताऊं तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब मैंने इसको पढ़ा अ किड इज गोइंग टू स्कूल और इसको पढ़ा अ किड इज गोइंग टू द स्कूल, इसमें ज्यादा मेहनत लग रहा था और हम इंसान को ज्यादा मेहनत करने अच्छा लगता नहीं है, तो मैं इसके साथ जाऊंगा। मतलब पढ़ने में अच्छा लग रहा है, बाकी मुझे बहुत डीप मुझे ध्यान में नहीं है कि क्यों द नहीं लगेगा, ये सर बताएंगे। क्या बात है, क्या बात है। देखो सर का आंसर तो 100% करेक्ट है भाई, कि आज के टाइम में ज्यादातर लोग इंग्लिश जो पढ़ने में ज्यादा सही लगता है हम उसी को फॉलो करते हैं और उसी पैटर्न के हिसाब से सर का आंसर 100% सही है। अब रीजन मैं आपको बता देता हूं कि आखिर ऐसा क्यों है, इस तरीके से ऐसा क्यों है आप भी जान लीजिए। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के पैटर्न पर कोई सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल द कब लगाना है या कब नहीं लगाना। इन सेंटेंस में अगर हम देखें तो स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? किड कर रहा है, एक बच्चा कर रहा है। तो आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि बच्चा स्कूल जा रहा है, दैट मींस बच्चा स्कूल पढ़ने जा रहा है। तो ये स्कूल का जो यूज किया जा रहा है, इस नाउन का, स्कूल एक नाउन होता है, इस नाउन का जो यूज हो रहा है वो जिस लिए स्कूल खोला जाता है उसी लिए हो रहा है, यानी कि पर्पस यहां पर स्कूल का सेम है।
जब कभी भी स्कूल है, कॉलेज है, चर्च है, टेम्पल है, जेल है, यूनिवर्सिटी है, बेड है, सोफा है, कोई भी ऐसा नाउन जो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही बनाए जाते हैं, अगर उसका सेम पर्पस में यूज होगा तो आर्टिकल नहीं लगेगा, और जब पर्पस बदलेगा तो आर्टिकल लगेगा। यहां पर बच्चे का सेम पर्पस था सर, तो आर्टिकल नहीं लगना चाहिए। अब सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाए जिसमें स्कूल का पर्पस चेंज हो जाए, जैसे आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब आपने उसमें लिखा आई वॉज वेटिंग फॉर यू बिहाइंड डैश स्कूल, तो अब आप यहां पे दा लिखोगे, बिहाइंड द स्कूल लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल इसलिए थोड़ी खोला गया कि आप आओ और हमारे पीछे इंतजार करो। तो पर्पस चेंज हो गया, अब यहां पे बिहाइंड द स्कूल होगा। बाय द वे यहां पे सर का आंसर 100% करेक्ट था। ओके सर, अब रीजनिंग की बारी, आप पूछेंगे। The question is, sir, what is actual duration of a year? एक वर्ष की वास्तविक अवधि क्या है? ओके, सिंपल कॉमन सेंस क्वेश्चन बच्चों, मैं बिल्कुल भी चीटिंग नहीं कर रहा हूं। बहुत सामान्य क्वेश्चन जिनका यूज हम अपने डे टू डे लाइफ में, दिनचर्या में करते हैं। क्या बात है। सर यहां पर जहां तक मुझे लग रहा है कि एक वर्ष में कितने दिन होते, जो जनरली हम लोग अपने इंग्लिश पढ़ाते समय अगर कभी जरूरत पड़ती है तो जो बोलते हैं, एक तो है 365, जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं 365 सही 1/4, कुछ इस टाइप से। तो मतलब 365 पूरे दिन हो गए, और एक दिन का चौथा हिस्सा 6 चौको 24, 6 घंटे। तो मुझे ऐसा लगता है सर 365 दिन 6 घंटे। अब पता नहीं सही है, रीजनिंग में कुछ अलग होता है, देखो मुझे नहीं पता बच्चों, बट हमारे इंग्लिश में तो यही बोलते हैं ना 365, 365 प्लस 6 आवर्स अलग से। तो सर ये सही है गलत, आप बताएं थोड़ा सा। सर बहुत एक्सटेंड तक आप सही हैं, मतलब हम डे टू डे लाइफ में यही बोलते हैं कि हर साल 365 दिन और 6 घंटे का होता है, बट और कंसाइज करें, क्योंकि देखिए रीजनिंग और मैथ्स क्या है, आप बहुत मतलब डेसिमल भी कैलकुलेट करते हो, तो इसका सही आंसर डी है। 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड्स भी होते हैं, और इसको सर हम मान लेते हैं 6 घंटे, इसको मानते हैं हम 6 आवर्स होता है, हाँ, लेकिन 6 आवर्स होता नहीं है, होता नहीं है, एक गलत हो गया। और यही कारण है लीप नॉन लीप का। तो हर साल हम कहते हैं ना कि 365 दिन का 365 दिन का है, ये 6 घंटे 4 साल में बन जाते हैं 24 घंटे, मतलब एक दिन, तो चौथा साल हमारा 366 दिन का हो जाता है, इसलिए वो लीप वर्ष होता है। अब ये बात में भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो सिंपल कैलकुलेशन मैंने बताया वो तो सर के हिसाब से बताया, क्योंकि 90% लोग इसी को यूज करते हैं, बट और कौन साइज हो तो फिर यहां पे सर हमने कुछ एक्स्ट्रा समय लिया है। वो एक्स्ट्रा समय ये हमने ले लिया है कि 48 मिनट 46 सेकंड को हमने 6 घंटा माना है, मतलब हमने 11 मिनट और 14 सेकंड अभी भी कैलेंडर में एक्स्ट्रा जोड़ रखा है। हाँ, अपने साइड से, हाँ, साइड से होता। अच्छा, तो ये 400 साल बाद ये हिसाब बराबर होता है, 400 साल बाद ये हिसाब बराबर। बच्चों तो यहाँ पर देखो, मैं इसमें तो यार गड़बड़ा गया, इतना डीप का तो नहीं पता था। हमारी इंग्लिश में तो यार हम लोग जो है जनरली यही बोला करते थे, लेकिन आज लिटरली 50% नंबर दे दो फिर सर को, 50%। नहीं, गलत तो गलत के बाद में, चलो आगे देखेंगे। अभी देखो यहाँ पर तो ये गया भाई, नंबर तो पूरे गए, डी की जगह बी था मेरा, आंसर सर का डी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं सर, इंग्लिश का क्वेश्चन। ओके, सो एक क्वेश्चन है सर, इट इज मोर हॉट फॉर अ किड टू ड्रिंक, और नीचे लिखा हुआ है मेक करेक्शन। सो इसमें सर आपको सेंटेंस को सही करके देना है, ये सेंटेंस गलत है, सही क्या होगा? ऑप्शंस नहीं देंगे आप, ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि समझ से, अभी जैसा मैंने क्वेश्चन किया ना, समझ पे करता। इट इज मोर हॉट फॉर अ किड टू ड्रिंक, इट इज मेनी आ ही नहीं सकता, इट इज मोर हॉटर। अगर मैं सर यहां पे HOTTER लगा दूं, इट इज मोर हॉटर, लेकिन फिर ये मोर अच्छा नहीं लग रहा है। इट इज हॉटर फॉर अ किड टू ड्रिंक, इट इज मोर हॉटर फॉर अ किड टू ड्रिंक। सर मैं मोर हटाऊंगा, हॉट को हॉटर बनाऊंगा। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल। देखो सर उसी में पहुंच गए, वही वाला लॉजिक जो सर ने कहा ना, पढ़ने में कौन सा ज्यादा सही लग रहा था। बिल्कुल सही है सर आपका जवाब, बहुत ही जबरदस्त, आपने बहुत ही सही तरीके से चीज को यहाँ पर निकाला कि इट इज हॉटर फॉर अ किड टू ड्रिंक में मोर हॉट नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे हॉटर ही होना चाहिए, बिल्कुल सही था।
ओके, सो रीजन मैं बता देता हूं बच्चों, ऐसा क्यों होता है आप भी जान जाइए। देखिए ये हॉट जो शब्द है हमारा मोर हॉट लिखा है और यहां पे हॉटर लिखा हुआ है, यानी कि हम यहां पर उस एडजेक्टिव का, हॉट एडजेक्टिव का, जो हॉट एडजेक्टिव है, हम उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने की कोशिश कर रहे थे। एडजेक्टिव की पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव में कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री जनरली एडजेक्टिव की दो प्रकार से बनती है, एक ईआर लगाकर और दूसरा मोर लगा के। मोर हम केवल उसी एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं जो मोर देन 2 सिलेबल का होता है। आसान भाषा में समझाऊं, जिस एडजेक्टिव में ए, ई, आई, ओ, यू की संख्या 2 या 2 से कम होती है उसके साथ हम ईआर लगाते हैं, और जिसमें 2 से ज्यादा होती है उसके साथ मोर लगाते हैं। आसान तरीके से, सिलेबल ना समझ में आए तो ये समझ जाइए, ठीक। अब हॉट में आप देखिए तो यहां पर केवल एक ही वॉवेल है प्यारे बच्चों, केवल एक है, तो हम इसके साथ मोर नहीं लगाएंगे बल्कि हम इसके साथ हॉटर वाला यानी ईआर वाला रूल अप्लाई करेंगे, जो कि HOTTER हो जाता है, राइट। सो एक सवाल मेरा अभी एक और आपसे पूछूंगा सर, जो ये टी डबल कैसे हुआ है वो आगे पूछूंगा क्योंकि अभी बता देता हूं मेरा एक सवाल इस पर भी है जो आपको बताना पड़ेगा। ओके, सो आपका यहां पे 100% करेक्ट था सर आंसर। देखो बच्चों, अब ये क्या सर ने बोला बहुत तो मुझे नहीं समझ में आया। मैंने क्या जुगाड़ सोचा, एक बार मेरे से भी सुन लो, थोड़ा रीजनिंग लगाया मैंने इसमें कि इट इज मोर हॉटर। अब हॉटर अगर हम लगा रहे हैं मतलब उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो फिर 2 वर्ड्स का हम क्यों यूज करें इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने मोर को हटाया। अब आई वाज नॉट वेरी श्योर, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। आंसर सही निकलेगा। नेक्स्ट देखते हैं सर, रेडी हो जाइए। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। त्रिभुज की संख्या गिन के बताइए। ओके 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 ओके, त्रिभुज की संख्या, ये तो बहुत आसान है सर, ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि जो दिख रहा है बस हमें काउंट ही करना है। एक त्रिभुज तो सर यहाँ पे ये दिख रहा है, कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ ओके। सो एक तो त्रिभुज मुझे ये दिख रहा है, बड़ा सा दिख रहा है, इसके अंदर एक ये उल्टा दिख रहा है, मतलब एक और ये 2, फिर इसके अंदर ये तीसरा दिख रहा है, 3 त्रिभुज तो हो गए। बहुत बढ़िया सर। अरे ये छोटे छोटे भी तो बन गए, 3 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, फिर ऐसे इसमें भी बन जाएगा 7, 8, 9। आई थिंक 9 होना चाहिए क्योंकि ये काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है, ये काउंट हो चुका है, 900 सही है। परफेक्ट परफेक्ट, देखो इन्होंने जुगाड़ लगा लिया। ये हो गया भाई, ये हो गया भाई। लेकिन समय ज्यादा लिया है सर। टाइम इंग्लिश में मैंने भी समय लिया। देखो आपको पता है ना, सर को बताओ ये वाला ट्रिक जो हमने क्लास में सीखा था कि कोई एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है, इसके अंदर उल्टा करके अगर आप एक त्रिभुज बनाते हैं, द कंडीशन बीइंग दैट ये लाइंस को टच करेगा, तो नए ट्रायंगल 4 बनते हैं। तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल था, इसमें उल्टा करके हमने इसको बनाया, नए बन गए 4। देख लीजिए 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। फिर एक और उल्टा करके बनाए तो 4 और टोटल 9, बात खत्म। लेकिन मतलब लेकिन फिर ये है कि बना लिया फाइनली। मतलब आपसे ये, आप ये दिमाग में रखो ना कि इन द केस आपको कॉन्सेप्ट ट्रिक याद नहीं है तो आप अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करो, भूलो मत, उसको लगाओ। ओके, जरूरी नहीं हर जगह पे आपको याद रहे। बहुत बार ऐसा होगा कि आप मैथ्स की ट्रिक भूल जाते हो, बहुत बार होता है आप रीजनिंग की ट्रिक भूल जाते हो, आप इंग्लिश में चीजों की ट्रिक्स भूल जाते हो। कोई बात नहीं है, जो तरीके से भी आपको आता है। कुछ नहीं आता तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, राइट। तो ट्राई किया और आंसर यहाँ पे निकल के आ गया, आंसर हो गया। ओके सर, सो रीजनिंग का हो गया। हालांकि अभी आप मुझसे एक आगे चल रहे हैं ठीक है, अभी सर मुझसे एक आगे चल रहे, देखते मेरा कोई क्वेश्चन सर को फंसा पाता है कि नहीं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैन यू गिव मी एन इंफॉर्मेशन। छोटी सी एरर डाली है मैंने, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सो आपको इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, क्या एरर इसमें आपको लगती है, सही करके। कैन यू गिव मी एन इंफॉर्मेशन, कैन यू गिव मी, द होगा नहीं, कैन यू गिव मी, ए तो होगा नहीं, कुड यू गिव मी नहीं, कैन यू गिव मी, आप भी आंसर करो सर। नेगेटिव मार्किंग के साथ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि देखिए जीएस और इंग्लिश में सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग है। जिस थ्योरी से मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, अच्छा कौन मुझे लग रहा है, अब मुझे अच्छा तो कैन यू गिव मी एन इंफॉर्मेशन यही लग रहा है, बट शायद मेरे पास अगर ऑप्शन होता तो मैं कुछ दिमाग लगा पाता। तो सर आप मुझे हेल्प करो फिर। तो फाइनली यहाँ पे बराबरी करने का मौका मिल गया है मुझे। ओके, ये क्वेश्चन ने निकाल दिया काम यहाँ पे।
सही सेंटेंस होगा कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन। ऐसा क्यों है प्यारे बच्चों, आप देखिए यहां पर और जानिए आखिर इसका लॉजिक क्या है। आप सब जानते हो कि इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जो कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है, राइट। इसलिए यहां पर ये सिंगुलर है और ये हमेशा सिंगुलर ही रखा जाता है। हम कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। और दुनिया में जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले कभी भी उस एडजेक्टिव या आर्टिकल को नहीं लगा सकते हैं जो काउंटेबल के लिए आते हैं, जिसमें से ये एन हो गया, आ हो गया, या किसी एडजेक्टिव की बात करें तो जैसे मेनी है, फ्यू है ना, ऐसे और भी बहुत सारे एडजेक्टिव्स बनेंगे। तो प्यारे बच्चों उसी पैटर्न के हिसाब से ये इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल था तो आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब दो ऑप्शन बचता है, या तो हम केवल आर्टिकल हटा दे कैन यू गिव मी इंफॉर्मेशन लिखे, या हम लिखे कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन। ये सम एक ऐसा वर्ड है, दो शब्द होते हैं, एक सम और दूसरा ऑल, जिसको हम काउंटेबल नाउन के साथ भी लगाते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगाते हैं। नाउन अनकाउंटेबल है तब भी सम सही है, और नाउन काउंटेबल होता तब भी सम सही होता प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। तो ये हमारा था पूरा का पूरा पैटर्न। मेरा एक सवाल है, अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए, जैसे एन भी हटा के दे दे, ऐसा दे दे कैन यू गिव मी इंफॉर्मेशन और कैन यू गिव मी सम इंफॉर्मेशन, तो ज्यादा बेहतर कौन है? आपके बच्चे किसके साथ जाएंगे? ओके देखिए यहां पर दो चीज बनती है। जैसे अगर किसी भी चीज के सही होने की दो पॉसिबिलिटी हो तो वहां पे ऑप्शन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों दे दिया जाएगा, हमेशा एक ही होगा, किसी दूसरे में कुछ ना कुछ एरर बना के दी जाएगी। जैसे यहां पर आर्टिकल लगा के एन आर्टिकल लगा के एक छोटी सी एरर डाल दी गई है, तो कुछ ना कुछ एरर वहां पे डाल के दी जाएगी। एक तीसरा तरीका भी सिखा देता हूं आपको अनकाउंटेबल नाउन को सही करने का, वो होता है कि आप वहां पे लिख सकते हैं कैन यू गिव मी। अगर आप सपोज आप लिखना चाहते हैं आर्टिकल ए या एन, तो आप इसके साथ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां पर अब ये अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन काउंटेबल नाउन हो जाएगा। जब आप अ पीस ऑफ के बाद इंफॉर्मेशन लिखेंगे तो काउंटेबल होगा। अगर प्लूरल करना है तो पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर दीजिए, बट इंफॉर्मेशन कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं करिए। क्यों सर, कैसा लगा? भाई सुनने में तो बहुत अच्छा लगा है, बाकी तो भगवान ही मालिक है। देखो एग्जाम में जैसे मैंने रिस्क नहीं लिया, आप भी रिस्क मत लेना। मैथ्स इंग्लिश में रिस्क वाली बात नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटिव है। सॉल्व करोगे, आंसर नहीं मिलेगा तो जबरदस्ती टिक नहीं करोगे, लेकिन जीके और इंग्लिश में यह समस्या हमेशा रहेगी, तो डू नॉट टेक रिस्क। ओके सर, अगले सवाल में आप फंसने वाले हो। बच्चों देखना, बहुत इंग्लिश करते हैं ना, वैसा ही सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पे कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। अच्छा ओके, सो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन इन द गिवन अल्टरनेटिव, यानी हमें इसमें से ऑड वन चूज करना है। चार ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। ऑड वन आउट यानी कि तीन एक जैसे लगेंगे, चौथा अलग हो जाएगा। आ जाओ देखते हैं। ईगल, ईगल एक बर्ड होती है जिसको बाज कहते हैं, बाज होती है ईगल, तो ठीक है बाज हो गया, चलो। दूसरा वर्ड है फ्लफ। फ्लफ का मतलब होता है जैसे वो नहीं होता, जैसे अगर कुछ अपन लोग वूलन पहन के सो जाते हैं, लेट जाते, तो आपके उसमें स्वेटर वेटर में या कपड़े टी शर्ट जो भी है उसमें ऐसे गोला गोला सा बन जाता है ना, बबल्स कहते हैं उसको। वो बबल्स या जो गोला गोला सा गुलिया सा जाता है उसको ही फ्लफ कहा जाता है। तो ये फ्लफ हो गया। तो यहां पे बाज और फ्लफ का तो कोई लिंक ही नहीं है। तीसरा लीगल, अगर कोई चीज लीगल है, कहते हैं लीगल केस है, लीगल ये मुद्दा है, ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा मोटर। आई थिंक सर ये कैसा ऑड वन आउट हो गया? इसमें तो कुछ बन ही नहीं रही, तो चारों ही अलग है। ऑड वन आउट क्या, ऑड चारों आउट करना चाहिए। ईगल मीन्स बाज हो गया, ये तो चिड़िया हो गई, और तो एक भी चिड़िया नहीं है। फ्लफ मीन्स हो गया आपका वही बबल, इसके अलावा और कोई उस टाइप से नहीं है। लीगल अलग केस हो गया सर। बच्चों आप बताओ यार क्या होगा, अपने समझ में कम आ रहा है यहाँ पे। अच्छा एक बार और मैं ट्राई कर लेता हूँ। ईगल रीजनिंग के हिसाब से सोचना पड़ेगा। मैं अभी इंग्लिश के दिमाग से सोच रहा था। मैं भी इंग्लिश लगा रहा पहुंच जाएंगे। अब मैं इंग्लिश लगा रहा था। रुको 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 रुको, मुझे रीजनिंग लगानी चाहिए थी। ईगल EAGLE, ई अच्छा।
फ्लफ, FLUFF, सोच लिया LEGAL, हो गया काम, हो गया। मोटर, M और R, सर ये है ये है। पता है सर, पता है बच्चों, मैं अब सोच रहा था ना कि जब सर ने मीनिंग सोच लिया तो मैं लगा कि अब ये नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर मैं थोड़ा डर गया कि अब कहीं ये वॉवल पे तो देखने ना लगे, क्योंकि 5 वॉवल AEIO ढूंढना शुरू करेंगे, लेकिन इनका दिमाग क्लिक कर गया। कोई नहीं सर, बिल्कुल सही है। मतलब मैं सर अभी तक क्या कर रहा था, मैं अभी तक इंग्लिश, अपना इंग्लिश वाला दिमाग लगा रहा था ना कि इंग्लिश में मुझे करना क्या है, वर्ड आया तो मीनिंग खोजना है, मीनिंग के हिसाब से मैं देख रहा हूं तो कुछ कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा है, बट फाइनली आंसर बन गया सर। ओके चलिए अब इंग्लिश के बारे में सर। ओके सो सर आ गया है इंग्लिश का बाहुबली सवाल, और इस बाहुबली सवाल का जवाब दे दिया आपने, बहुत मजा आएगा मुझे। बच्चों आप लोग भी कमेंट में जवाब दे सकते हैं। सवाल मेरा ये है कि सर जैसे हम लोग लिखते हैं स्विम मीन्स होता है तैरना, अगर मुझे ING इसके साथ जोड़नी है तो हम ING जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अगर मैं लिखूं PLAY, मुझे इसके साथ ING जोड़नी है तो मैं क्या करता हूं, PLAY और ING प्लेइंग लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर अगर हम जब ING जोड़ते हैं यानी सफिक्स में ING लगाते हैं तो ये हमारा स्विम SWIM, और ये ING, ये M कहां से आया स्विमिंग में। ठीक इसी प्रकार में ऑकर एक R था, ED जोड़ा तो ये दूसरा R कहां से आया। रनिंग लिखते हैं रन प्लस ING तो ये दूसरा N कहां से आया, और सैड प्लस EST लिखते हैं तो ये दूसरा D कहां से आया। क्या कहेंगे सर? पहले स्कोर क्या चल रहा है ये पता करना होगा, मैं उसी हिसाब से रिस्क लूंगा ना। अभी जो है अभी का तो स्कोर बराबर चल रहा है सर, क्योंकि एक आपका गया और एक मेरा गया, बाकी अभी सही चल रहा है। तो इसका अगर आप नहीं दे पाए आंसर तो यहां पर 1 माइनस आपका हो जाएगा नया। क्या मैं पुराने नोट्स देख सकता हूं अपने? क्योंकि ऐसी चीजें कुछ आपने, मुझे जहां तक ध्यान में है, हाँ। आपने अभी तो आप कुछ बता रहे थे कि इंग्लिश का जो, हाँ ये रहा ये रहा ये रहा सर। वही मैं कहूं कि अच्छा यहाँ पे सर ने मुझे हिंट भी दिया है, हिंट भी दिया था कि आगे एक ऐसा सवाल आने वाला है जो ये पूछेंगे, तो मैं दिमाग में रखा था कि आपने ऐसा लिखा था हॉट डबल टी होता है, डबल टी हो गया था। ओके तो डबल टी होने का कारण कुछ आपने बोला था कि ईआर मोर वॉवल्स, तो मुझे वॉवल्स पे सोचना है। इतनी बात तो मैं समझ पा रहा हूं कि मुझे वॉवल पे सोचना है। हिंट पकड़ लिया सर ने इस स्लाइड से, यहाँ पे मुझे वॉवल पे सोचना है। सर एक बार पेन देंगे प्लीज। हॉट बन रहा है, ER लगा रहे हैं तो HOT, ER तो आ रहा है लेकिन डबल टी आ रहा है, डबलिंग हो रही है, और आपने लिखा है वॉवल, तो इसमें एक वॉवल है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि कॉन्सोनेंट के पहले अगर वॉवल है तो इस कॉन्सोनेंट को हम रिपीट करेंगे। मे बी मैं एक एग्जांपल लेके कोशिश करता हूं। कोल्डेड तो ऐसा वर्ड ही मैंने नहीं सुना है सर। तो एग्जांपल्स उसमें दिए हुए, आगे आप देखिए उस पे स्लाइड में जाइए, बहुत सारे दिए। और नेक्स्ट बैक, ये है सर आपके सामने बहुत सारे एग्जांपल। ठीक है, आप पहुंच रहे हैं बिल्कुल सही। तो ING लगाना है ना। हाँ तो ये ठीक है, कॉन्सोनेंट है, वॉवेल है, तो ये रिपीट हो गया। ठीक है, बात है, ये कॉन्सोनेंट वॉवेल, गॉट इट सर। ये पता है इस क्वेश्चन में मैं फंस जाता, लेकिन ना आपने जो उस समय जो हिंट दे दिया ना कि आगे ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं बड़ा कॉन्शियस बैठा था। मतलब सर उस समय से सोच रहे थे कि आखिर इसका क्या आंसर होने वाला है, क्या सवाल है। तो लाइफ लेसन ये है ना कि कभी भी आपको कोई हिंट दे तो उसको ना कहीं साइड में रखो, कभी ना कभी वो काम आएगा। देखो अभी काम आ गया ना मेरे। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। मेरे क्वेश्चन के लिए रेडी है क्या आप सर? हाँ बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, फिर से एक ऐसा कॉमन सेंस सवाल जो आप डेली शॉपिंग करने जाते होंगे ना, आलू सब्जी चावल दाल, कुछ वैसा सवाल है। मैं पढ़ के बताता हूं। The weight of 4 boxes are 10, 40, 50, 80 kgs. Which of the following cannot be total weight in kilogram of any combination of these boxes, and in combination of box can be used only once. मतलब इनको सर आप एक ही बार यूज कर सकते हो, और इनके कॉम्बिनेशन से आप किनको मेजर नहीं कर सकते हो, जो ऑप्शंस में दिए हुए। बिल्कुल, यानी ऑप्शंस को देखकर हमें ये बताना है कि हमारे पास दिए हुए 4 बटखरे हैं। बनिया आदमी होना सर तो बटखरा समझ में आएगा। 4 बटखरे हैं भाई, समझो। देखो ठीक है, हमें हमारे हिसाब से, हमारे घर में दुकान भी है ना,
तो 4 बटखरे हैं 10 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 80 किलो, ठीक है। और इन 4 बटखरे से हमारे पास 4 चीज तौलने के लिए है, तो हम कौन सा तौल सकते हैं, कौन सा नहीं तौल सकते, ठीक है, समझ गया सर। 120 kg, मुझे पहले ऑप्शन देखना है। 120 kg अगर मुझे तौलना है तो मैं 2 बटखरे रख दूंगा, 80 + 40, सही है, 80 + 40 = 120, ठीक है सर। ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है 100 करना है, 50 40 10, एक बार तीनों यूज कर लिया, 50 40 90 एंड 10 100, ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि उसमें कौन सा नहीं करना है ना, यही फाइंड करना है, ठीक है, तो हो गया। तीसरा है 90 40 50, ये 90 हो गया सर, 50 40 ये 90 हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक बच्चा शायद यही है, लेकिन एक बार देख लेता हूं। 110 80 50 बिल्कुल नहीं होगा, ये 3 मिलाकर तो 100 ही था। 80 40 120 हो रहा है सर, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या सर? 80 40 को एक तराजू में रख दिया जाए 120 हो गया, और आगे साइड जो तौलना है उसके साथ ये 10 किलो रख दिया जाए 120 से ये 10 किलो माइनस हो गया, 110 हो गया सर। इसके ऑप्शन भी नहीं है सर, तो सही में दुकान पे पहुंच चुके हैं वो 10 किलो में आगे रख के 110 किलो भी तो बना सकता हूं। एकदम प्रो बनिया वाली बात हो गई है तो सर नहीं, आप बिल्कुल सही हैं सर। मतलब इन तीनों को तो मैंने एक तरीके से किया, आगे नहीं रखा बाट, इसमें आगे रखा बाट, बिल्कुल। तो शायद मुझे लग रहा है कि यही आंसर होना चाहिए। परफेक्ट है सर। 110 का कॉम्बिनेशन हम नहीं बना सकते हैं। Okay. और ये क्वेश्चन है आपके मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, बहुत प्रैक्टिकल नहीं है सर, ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो गए इसको लेकर अच्छा, मेरा सवाल अभी भी इसमें है कि सर जैसे एज अ स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ये जो मैंने 10 किलो का बाट आगे रख दिया, ऐसा होता है या नहीं होता है? नहीं सर, अच्छा, ऐसा होता नहीं। वो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। फाइनली एक नया चीज देखने को मिला कि भाई रीजनिंग में बाट आगे नहीं रखना है, रीजनिंग में बाट एक ही तराजू में रखना है, और बनिया की दुकान में कहीं भी बाट घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा उधर। ये तो मेरे आसपास भी दिमाग में बटका भाई नहीं क्वेश्चन। आर्टिस्ट भी तो ग्रेजुएट हो सकता है, ओ ये दिमाग में क्यों नहीं गया मेरे। चलो कोई नहीं सर, एक अच्छा स्टूडेंट, आप स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ कि जिनको अगर टीचर थोड़ा सा भी हिंट देना तो वो पूरा समझ जाए। अगर इंग्लिश के क्वेश्चंस आगे इसको रिटेन कर पाए तो इंग्लिश की जीत होने वाली है। क्या कहेंगे सर? आखिरी सवाल है, इसलिए पूरी कोशिश की है सर को फंसाने की। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये एक सेकंड, मेरे को पहले सवाल ही नहीं समझ में आया, लिखा गया हाउ